दोस्तों 5 के फंडे में फर्स्ट क्वेश्चन के साथ कलर विजन डिफिशियंसी 1 एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पैटर्न डिफिशियंसी 2 वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस पैटर्न डिफिशियंसी 3 occur both in male and female. Use the correct code. Answer is D 1 and 3 only. 1 and 3 only. It's a X linked inheritance और लेकिन मेल और फीमेल ये दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन मेल में ये ज्यादा पाया जाता है, बहुत बार फीमेल कैरियर रहती है। अब ये एक्स लिंक होने की वजह से ही फीमेल बहुत बार पैसिव रहती है, कैरियर रहती है, क्योंकि फीमेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल में एक ही एक्स होता है और एक वाई। तो ऑब्वियसली एक एक्स पर यदि ये डिफिशियंसी आ गई तो समझ लो कि पूरा का पूरा मेल भाई कलर ब्लाइंडनेस हो गया। लेकिन फीमेल में यदि सपोज टू बी एक पर आ गया तो दूसरा बच जाता भाई, इसलिए पता नहीं चलता। भाई न्यूज में क्यों है, चलो देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट टेल्स FTII टू शिफ्ट माइंडसेट, एडमिट कलर ब्लाइंड कैंडिडेट। बहुत ही बड़ा वर्ड है शिफ्ट माइंडसेट, है ना। 12 अप्रैल 2022 को पूना बेस्ड फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को बताया कि भाई अपना दिमाग सुधारो, सोच बदलो, अलाउ कलर ब्लाइंड कैंडिडेट टू परस्यू फिल्म मेकिंग एंड एडिटिंग कोर्सेज, सेइंग आर्ट इज अ नॉन कंफॉर्मिस्ट and a liberal thought process should not put in a conformist box। बहुत ही बड़ा, बहुत ही फिलोसॉफिकल जजमेंट है ये कि सोच बदलो भाई, बक्से में मत रहो, संकुचित सोच मत रखो। कलर विजन डिफिशियंसी क्यों आती है, चलो देख लेते हैं। इनहेरिटेंस से आती है एक, दैट इज कॉल्ड एज अ कंजेनाइटल कंडीशन, या फिर आप बाद में भी आ सकते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, है ना। बीमारी हो सकती है, ट्रॉमेटिक कंडीशन हो सकता है, टॉक्सिक इफेक्ट्स हो सकता है कुछ ड्रग से, मेटाबॉलिक चेंजेस आ सकते हैं, डिसीज हो सकता है, वस्कुलर डिसीज। तो बहुत सारे रीजंस है कलर ब्लाइंडनेस के, है ना। कंजेनाइटल कलर विजन यही हमें मालूम है, ये इन जनरल पॉपुलर है ना। ये किसको कौन पास करता है, तो मदर पासेस टू सन, तो इसका मतलब फीमेल कैरियर रहती है। अब ये कभी पार्शियल रह सकता है और कभी फुल रह सकता है, दैट इज द कंप्लीट लैक ऑफ कोन्स इन द रेटिना। दैट मीन्स कलर ब्लाइंडनेस, कलर का जो है एलिमेंट, जो कलर कौन बताता है, कोन्स बताते हैं भाई। कौन हेल्प टू डिस्टिंग्विश द कलर, कौन से कलर, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो ये जो चीजें बताई इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ध्यान में रख लेना। Second question, consider the following statements with regard to the Indian Ocean dipole IOD phenomena impact on monsoon. 1. During positive phase of IOD, sea surface temperature of Western Indian Ocean warmer as compared to the Eastern Indian Ocean. 2. Positive IOD brings rainfall to Southeast Asia and Australia. पहला कहा है भाई, पॉजिटिव फेज जो है आयोडी की, ये कहाँ का सी सरफेस का टेम्परेचर बढ़ाता है, वेस्टर्न इंडियन ओशन का कंपेयर विद द ईस्टर्न इंडियन ओशन। और पॉजिटिव आयोडी कहाँ रेनफॉल देता है, साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? सो ऑब्वियसली सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पॉजिटिव फेज वेस्टर्न इंडियन ओशन का टेम्परेचर बढ़ा देता है ईस्टर्न इंडियन ओशन से, और साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया में जबरदस्त बारिश आती है। न्यूज में नो एल निनो एक्सपेक्टेड, इट विल बी नॉर्मल मानसून सेज स्काईनेट। एक प्राइवेट एजेंसी है, इसने डिक्लेयर कर दिया है, अंदाज लगा है कि इस बार का मानसून अच्छा रहेगा भाई, नॉर्मल रहेगा। क्यों? तो भाई ये एल निनो जो है ये तो अभी डोमिनेट नहीं रहेगी। अब इंडियन मानसून जो है ये दो चीजों से इन्फ्लुएंस होता है, एक एल निनो सदर्न ऑसिलेशंस ENSO और दूसरा इंडियन ओशियन डायपोल। बिल्कुल ENSO का जो फेनामेना है वो इंडियन ओशियन का पैटर्न में चलता है, बाकी कुछ नहीं, है ना। बोथ हैव अ 3 फेज, दोनों में ENSO में और IOD में, दोनों तीनों में तीन फेज होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल।
अभी इस बार कहते हैं कि भाई न्यूट्रल फेज रह सकता है। पॉजिटिव आईओडी और निगेटिव NSSO कॉम्बिनेशन देखो, हाँ, पॉजिटिव आईओडी और निगेटिव ENSO यानी एल निनो नहीं है भाई, और आईओडी पॉजिटिव है तो मानसून कैसा रहेगा? गुड मानसून, अच्छा रेनफॉल रहेगा। निगेटिव आईओडी और पॉजिटिव ENSO है ना, ला नीना, पुअर मानसून रहेगा, पुअर मानसून। निगेटिव आईओडी है भाई तो पुअर मानसून रहेगा, और हाई पॉजिटिव आईओडी कर्टेल द इन्फ्लुएंस ऑफ एल निनो। तो ये स्टेटमेंट से क्या पता चलता है कि इफ आईओडी इज डोमिनेट, आईओडी यदि डोमिनेट रहा तो ये एल निनो का भी प्रभाव जो है ना, एल निनो का प्रभाव जो है वो भी कम कर सकता है। इतना आईओडी में पावर है इंडियन मानसून के कॉन्टेक्स्ट में। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज और आर नॉट करेक्ट? कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है भाई, है ना? फ्रूट साइकिल ऑफ लेमन बहार कहते हैं, और दूसरा है हार्वेस्ट मंथ। 1 आंबे बहार जून में, मृग बहार अक्टूबर, हस्त बहार मार्च। देख लेते हैं आंसर। आंसर इज ए, 1 ओनली, इट इज नॉट करेक्ट। आंबे बहार इज नॉट करेक्ट, है ना। मृग बहार जो है अक्टूबर में आता है, और हस्त बहार जो है मार्च में आता है। अब भाई कौन से इसमें आता है और कैसा, ये हम थोड़ा सा यहाँ पे चार्ट देख लेते हैं। 3 प्रकार के फ्लावरिंग साइकिल रहती है, फ्रूट साइकिल, जिसमें फ्लावरिंग आता है। आंबे बहार, बहार का मतलब फ्लावरिंग, है ना, मृग बहार और हस्त बहार। फ्लावरिंग मंथ यदि देखते हैं तो आंबे बहार में जनवरी फरवरी, और हार्वेस्टिंग अप्रैल में रहता है, नॉट जून। ओके। मृग बहार में जून जुलाई में फ्लावरिंग होती है और अक्टूबर में हार्वेस्टिंग होती है, और हस्त बहार में सितंबर अक्टूबर में इन जनरल फ्लावरिंग होती है, और पोस्ट मार्च जो है यहाँ पे इन जनरल मतलब मार्च ही, हाँ, पोस्ट मार्च यानी मार्च के एंड में, मार्च में इन जनरल हार्वेस्टिंग होती है। थोड़ा ध्यान में रखो, है ना। काफी खट्टे हो गए भाई, है ना, नींबू काफी खट्टे हो गए भाई। न्यूज में है व्हाई लेमन सॉर, नींबू क्यों खट्टे हो गए भाई? पर नींबू तो खट्टे रहते, कुछ ज्यादा हो गए क्या? सो फेल्योर ऑफ हस्तबार, हस्तबार नहीं रहा, और उसके बाद का तुरंत जो आंबे बहार रहता है, जो हमें समर सीजन में अच्छे खासे नींबू देता है और हमें नींबू जूस पिलाता है भाई, है ना, वो काम हो गया है। आखिर में क्या हो गया था, क्या रीजन था? तो लास्ट ईयर हेवी रेन्स आ गया सितंबर अक्टूबर में। अब प्रॉब्लम क्या है भाई, लेमन ऑर्किड जो है ये बड़ा सेंसिटिव है मॉइस्चर के लिए, है ना। इसको यदि ज्यादा मॉइस्चर मिल गया तो इसका प्रॉब्लम आ जाता भाई, प्रोडक्शन कम हो जाता है और इन्फेक्शन हो जाते हैं। हेवी रेनफॉल यदि रहा तो बहार ट्रीटमेंट फेल हो जाता है, फ्लावरिंग होती नहीं बराबर, लो हार्वेस्ट हो जाता है ऑब्वियसली, और तो लोअर यील्ड्स आ जाता है और फार्मर स्टोर नहीं कर पाते। आंबे बहार आल्सो सफर्ड फ्रॉम अनसीजनल रेन, अचानक से बारिश आ गई है तो ऑब्वियसली उसके वजह से भी इनिशियल फेज में फ्लावरिंग बराबर नहीं आई। सिंस द एंड ऑफ फेब्रुआरी सोअरिंग टेम्परेचर, अभी ज्यादा टेम्परेचर, देखो बेचारे नींबू का क्या प्रॉब्लम, बारिश भी ज्यादा नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं चाहिए। टेम्परेचर ज्यादा आ गया तो पूरे क्रॉप ही हिट होना शुरू हो गए, है ना, और इसी वजह से यंग फ्रूट जो है टूट के गिरना शुरू हो गए। तो ऑब्वियसली इसके वजह से भी नींबू नहीं मिल रहे, और अभी मिल रहे तो छोटे छोटे मिल रहे, आप देखा होगा 10-10 रुपए के ऐसे छोटे छोटे, है ना। सो हेंस द समर हेवी डिमांड कैन नॉट बी फुलफिल्ड, और इधर भी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम, तो डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, लेमन क्रिएट इट्स ओन इन्फ्लेशनरी कंडीशन। अब फ्रूट साइकिल क्या होती है, फार्मर्स इंड्यूस्ड फ्लावरिंग थ्रू द बहार ट्रीटमेंट। बहार ट्रीटमेंट यानी क्या है कि फार्मर्स क्या करते हैं, पानी जो है उसका जो इरिगेशन फैसिलिटी उसको रोक देते, थोड़ा सा सूखने देते, सूखने के बाद उसके ऊपर कुछ स्प्रे करते केमिकल्स, और बाद में ये जो ऑर्किड्स है उसका थोड़ा सा जो है उसको सख्त होने देते हैं, यानी उसका डिग्रेडेशन हल्का सा जो है उसकी डानियां वगैरह सूखने देते, थोड़ा सा सूखे कुछ तोड़ देते हैं, प्रून करना है ना, तोड़ देना है ना, तोड़ देते हैं, और उसके बाद फर्टिलाइजर का ट्रीटमेंट देते हैं, और ये बाद में इरिगेशन देते हैं, जिसकी वजह से जबरदस्त फ्लावरिंग आती है और जबरदस्त फ्रूट फॉर्मेशन होता है। ये बेहतरीन टेक्निक्स जो है इन जनरल ऑर्किड्स में यूज की जाती है। फोर्थ क्वेश्चन,
मार्कम आदिशेषा अवार्ड गिवन टू, है ना, किसको दिया जाता भाई? ए सोशल साइंटिस्ट फॉर अ सोशल कंट्रीब्यूशन, बी डायरेक्टर फॉर मेकिंग फिल्म विच डिपिक्ट्स द प्रॉब्लम ऑफ डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, सी जर्नलिस्ट for protecting democratic ethos, and D civil servant for building good governance. Answer is A social scientist for a social contribution. Bhai Patnaik wins Malcolm Adishesha Award. Renowned Indian economist and political commentator Prabhat Patnaik selected this year's 2022. यह अवार्ड जो है पटनायक सर को मिला है. He taught at the Center for Economic Studies and Planning in the School of Social Sciences at JNU. JNU में पढ़ाते हैं and he served as also a vice chairman of a Kerala State Planning Board. वहाँ के वाइस चेयरमैन भी ये रह चुके हैं. अभी अवार्ड के बारे में देखते हैं. अवार्ड जो है हर साल दिया जाता है. कौन देते हैं? मार्कम एंड एलिजाबेथ आदिशेषा ट्रस्ट जो है वो देते हैं डॉक्टर मार्कम आदिशेषा इनके ऑनर में. किसको दिया जाता है? सोशल साइंटिस्ट जिन्होंने सोशल कंट्रीब्यूशन किया है अच्छा सा. इट कंप्राइज साइटेशन एंड प्राइज मनी ऑफ ₹2 लाख. लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंडिंग क्राइटेरिया फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA for improving governance capabilities of पंचायत राज institutions. भाई फंडिंग क्राइटेरिया क्या है? ये अभियान जो है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को फंडिंग क्राइटेरिया क्या है? 1 सेंट्रल स्टेट शेयरिंग 60-40. 2 फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट द सेंट्रल स्टेट रेशियो इज 90-10. और थर्ड 100% फंडिंग बाय सेंटर टू द यूनियन टेरिटोरीज. आंसर इज डी, ऑल 3 आर करेक्ट. तीनों करेक्ट है दोस्तों. थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन रह सकता है इसलिए मैंने डाला. न्यूज में इसलिए कैबिनेट नॉट टू एक्सटेंड ग्राम स्वराज स्कीम. ग्राम स्वराज स्कीम अभी जो है 2025-26 तक चलती रहेगी. इट वॉज लॉन्च ऑन द 24 अप्रैल 2014 और ये अम्ब्रेला स्कीम है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसका उद्देश्य क्या है? तो जो हमारा इंडिया है, इंडिया इज अ रूरल कंट्री है ना. अभी भी अराउंड 60 मोर देन 60% ऑफ पॉपुलेशन जो है ये रूरल एरिया में रहता है. और यहाँ पे यदि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस हो और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस यदि रहा तो प्रॉपरली डेवलपमेंटल जो गोल्स है वो सस्टेनेबल लेवल पर अचीव हो पाएंगे. और इसी वजह से इट एम्फासाइज ऑन स्ट्रेंथनिंग द ग्रास रूट डेमोक्रेसी. और इसके तहत जो है इनकी कैपेबिलिटीज बढ़ाई जाए ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन के लिए और उनके माध्यम से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जिसमें इंडिया जो है ऑब्लाइज्ड है वो अचीव करना है थ्रू द इंक्लूसिव लोकल गवर्नेंस. और इसके लिए ये काफी कारगर भूमिका निभा सकता है, इसलिए ये स्कीम को एक्सटेंड किया गया है. सो दोस्तों 5 क्वेश्चन समझ लो और अच्छे से पढ़ाई कर लो. ऑल द बेस्ट.